जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे भैया बहनों एवं हमारे प्रिय दोस्तों तथा सहपाठियों, आपका मैं इस वीडियो चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारी इस वीडियो चैनल को लाइक तथा शेयर करेंगे। चलिए हम आपको कक्षा 9 की इस एसएसटी की क्लास में पर्यावरण से संबंधित चीज़ों पर चर्चा करेंगे, जिसमें आप भारत के आकार और स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। यह पहला अध्याय है। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। भारत एक विश्व देश है जो विशालतम देशों में एक माना जाता है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है 23 अंश 30 मिनट उत्तर में। देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार आप और अधिक जान सकते हैं। इस भारत के संपूर्ण भागों का वर्णन आप समझ रहे हैं, जिसमें संपूर्ण विश्व एटलस मैप में आप देखेंगे तो भारत की स्थिति उत्तर पूर्व गोलार्ध में मानी गई है, जो कि यह विषुवत रेखा के उत्तर पूर्व देखने को मिलती है। चलिए जानते हैं भारत का आकार क्या है। उसके पहले हम आपको बता दें कि विश्व में लगभग 7 द्वीप हैं, जिसमें एशिया सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है और उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अटलांटिक एवं ऑस्ट्रेलिया द्वीप माने जाते हैं। तो ये 7 द्वीप हैं। सागरों की संख्या की बात करें तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर, ये 5 सागर हैं, जिसमें भारत के नज़दीकी सागरों की संख्या की बात करें तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर आते हैं। वैसे तो विश्व में कई महासागर हैं, अरब सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर, परंतु अगर महासागरों की संख्या की बात करें तो बहुत देखने को मिलते हैं। अनेकों महासागर देखने को मिलते हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से 5 महासागर हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल जो आकार के दृष्टिकोण से देखें तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। आप यह समझ पा रहे होंगे कि विश्व में भारत का 7वां स्थान है, जो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से माना जाता है। पहले स्थान पर रूस है, दूसरे स्थान पर कनाडा है, तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके पश्चात चीन, फिर ब्राज़ील, उसके पश्चात ऑस्ट्रेलिया एवं 7वें स्थान पर भारत का नाम आता है। जिसकी स्थल सीमा की बात करें तो लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप
की बात करें तो यह देखने को मिलती है लगभग 7,516.6 किलोमीटर में। पर नवीनतम वलित पर्वत श्रृंखलाओं से यह चारों तरफ से उत्तरी पूर्वी सीमा से घिरा हुआ है, जिसमें यहाँ पर आप देखें तो हिमालय पर्वत जो हिम से ढका हुआ माना जाता है, यह उत्तर से पूर्व की ओर घेरे हुए है, जिसकी सबसे उच्चतम चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में प्राप्त की जाती है। और उत्तर भारत में K2 8,600 के आसपास में यह K2 की ऊंचाई मानी जाती है मीटर में, और 8,848 किलोमीटर के हिसाब से देखें तो नेपाल में इसकी उच्चतम चोटी मानी जाती है। यह एक वलित तथा संकरा घाटियों से घिरा हुआ पर्वत श्रृंखला है, जो महासागर की ओर संकरा होता चला गया है। 22 अंश उत्तरी अक्षांश के हिंद महासागर की ओर यह संकरा हुआ है। इसके पश्चिम अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है, परंतु फिर भी पूरब पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। आगे हम देखेंगे कि भारत तथा विश्व में भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। जो चित्र आपने यहाँ देखा, जिसमें से भारत की स्थिति आपने यहाँ पर एशिया में देखा है, जो प्रशांत महासागर के हिंद महासागर से थोड़ा ऊपर दिखाई दे रही है, और यूरोप तथा अफ्रीका के बीच में आप पीले रंग में यह वर्ल्ड मैप में देख पा रहे होंगे कि यह भारत की स्थिति है। तथा इस तरीके से आपने भारत को देखा। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया। क्या आपको पता है कि सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई। इस सुएज नहर के द्वारा भारत में यात्राओं का अधिक से अधिक मात्रा में आवागमन हुआ, जिससे नवीन प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय अधिकतर देखने को मिला। क्रय विक्रय की प्रक्रिया बढ़ती चली गई। अब आप यह भारत का भौगोलिक मानचित्र देख रहे हैं, जिसमें आप यह देख पा रहे होंगे कि भारत की लंबाई चौड़ाई किस तरीके से फैली हुई है, जिसमें आप पूरब से पश्चिम की तरफ देख रहे हैं 2,933 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसमें 97 अंश 25 मिनट पूर्व की तरफ और 68 अंश 7 मिनट पश्चिम की तरफ देख रहे हैं। अगर हम बात करें इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई के बारे में, तो आप देख पाएंगे कि 37 अंश 6 मिनट उत्तर तथा दक्षिण आपको 8 अंश 4 मिनट देखने को मिलेगी, जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के आसपास में देखने को मिलती है। और पूरब से पश्चिम
गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तथा भूटान को मध्य से काटती है। यह एक प्रकार से लंबाई चौड़ाई की बात हुई। एक मानक यामोत्तर रेखा इसमें वर्णित की गई है, जो श्रीलंका से नेपाल के ऊपर से एक काल्पनिक प्रक्रिया को जन्म देती है। यह 82°30' नेपाल से ऊपर आप देखेंगे, इसकी लंबाई में आप अंश को देख पाएंगे तथा इस तरीके से यह एक लाइन है, काल्पनिक लाइन है। आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से भारत का आयात निर्यात और देशों के साथ बढ़ा। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतत्व की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके और इस विचारों के साथ ही भारत में मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाया करते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखने को मिला। यह जो आप मानचित्र देख रहे हैं, इसमें यह दर्शाया गया है कि भारत के जो बंदरगाह थे प्रमुख रूप से, उनके साथ विदेशी यूरोप जैसे क्षेत्र से, देश से जो बहुत ही धनी माना जाता था, वहाँ से कैसे आयात निर्यात होता था, जिसमें आप एक डॉट डॉट लाइन देख रहे हैं, जो मुंबई तथा यह आगे चलकर चेन्नई और उसके पहले कालीकट बंदरगाह को दिखा रहा है। लाल सागर से होते हुए जो सुएज नहर से जुड़ा हुआ एक रास्ता है, जिसमें 7000 से अधिक लंबाई को कम कर दिया। इससे विदेशों से हमारे देश में आयात निर्यात की स्थिति को बहुत ही प्रभावी ढंग से देखा गया, जो कि 1498 में वास्को डी गामा के जल मार्ग खोजने के उपरांत देखने को मिली। वह एक पुर्तगाली नाविक था, जिसने भारत में कालीकट नामक बंदरगाह पर उतरता है, जो जल मार्ग द्वारा एक नाविक प्रक्रिया को जन्म देता है। यह केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत में आया था और आने के बाद इसने कालीकट नामक बंदरगाह पर रुका और यहाँ पर मसालों तथा कपास एवं विभिन्न चीज़ों का आयात निर्यात प्रारंभ किया, जिसके कारण इस वस्तुओं को कलिक के नाम से भी जाना गया और विदेश में ले जाकर, यूरोप में ले जाकर इसको 60 से 70 गुना दाम में बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमाया, जिससे यह बात निकल कर आती है कि इन वस्तुओं के क्रय विक्रय के द्वारा ही भारत में व्यापारिक क्रियाओं का जन्म देखने को मिलता है और भारत में धीरे धीरे चाय, कहवा, अन्य समस्त चीज़ों का अधिक से अधिक विकास हुआ। तो इस तरीके से आपने भारत में वस्तुओं के क्रय विक्रय को समझा। अब हम आपको लिए चलते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए। तब तक आप इस वीडियो का